हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, पैथोफिजियोलॉजी बीपी 204 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकेंड के पार्ट 2 अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज, एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर के 27 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मेहंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द अस्थमा इज ए क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। जो हमारा अस्थमा है, क्या ये एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है? ये सेंटेंस हमारा ट्रू है कि फॉल्स है? तो अगर हम अस्थमा के बारे में बात करते हैं तो वो एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, ट्रू। जो हमारा होता है अस्थमा, ये एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होता है। इसमें हमें ब्रीथ करने में डिफिकल्टी देखने को प्राप्त होती है। ये हमारे इन्फ्लेमेशन के कारण भी हो सकता है, या जो हमारे एयरवेज हैं वो अगर नैरो हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें अस्थमा देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, ट्रू। जो हमारा अस्थमा है ये एक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा? अस्थमा के हमारे सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टाइटनेस इन द चेस्ट, दूसरा ऑप्शन है हमारा विजिंग, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और अंतिम ऑप्शन है नन। तो अगर हम अस्थमा के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है चेस्ट, उसमें जो हमारा टाइटनेस है वो भी हमारे अस्थमा का सिम्टम होता है। और अगर हमारी जो सांस है उसमें एक तरह का विजिंग साउंड आ रहा है तो वो भी हमारे अस्थमा का सिम्टम होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, बोथ ए एंड बी। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कॉमन सिम्टम्स ऑफ अस्थमा के बारे में, तो जो हमारा अस्थमा है उसमें हमारी ब्रीथ शॉर्ट हो जाती है, हमें कफ देखने को प्राप्त होता है, और वहाँ पे जो हमारा चेस्ट है वहाँ पे टाइटनेस, और उस जो हमारी सांसें हैं उनमें विजिंग साउंड हमें देखने को प्राप्त होता है। और ये सब हमारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं अस्थमा के। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्योर ऑफ अस्थमा? अस्थमा का हमारा उपचार क्या होता है, क्योर क्या होता है? पहला ऑप्शन है देयर इज नो क्योर, और दूसरा ऑप्शन है इट डिपेंड ऑन द पेशेंट। तो अगर हम अस्थमा के बारे में बात करते हैं तो अस्थमा का हमारा कोई भी उपचार नहीं होता है, देयर इज नो क्योर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, देयर इज नो क्योर ऑफ द अस्थमा। जो हमारा अस्थमा है उसका हम लोग वहाँ पे करते हैं एक तरह से इफेक्टिव, उसको वहाँ पे मैनेज और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसका कोई भी उपचार नहीं होता है। जो हमारे अस्थमा के ट्रिगर्स होते हैं उनको हम वहाँ पे अवॉइड करते हैं। जो हमारा होता है इफेक्टिव अस्थमा कंट्रोल, हमारा मेडिकेशन होता है, उसको हम लोग वहाँ पे एक तरह से यूज करते हैं फॉर द क्विक रिलीफ एंड फॉर द लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज कैन ट्रिगर एन अस्थमा अटैक? इनमें से कौन सा हमारे अस्थमा अटैक को ट्रिगर कर सकता है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है एक्सरसाइज, दूसरा ऑप्शन है एस्प्रिन, तीसरा ऑप्शन है लाफिंग, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम जो हमारा अस्थमा का अटैक होता है उसके ट्रिगर के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एक्सरसाइज होता है, एस्प्रिन है और हमारा लाफिंग है, ये तीनों हमारे अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। जो हमारा एक्सरसाइज है वो भी हमारे अस्थमा का होता है ट्रिगर। एस्प्रिन से अगर हमारा पेशेंट सेंसिटिव है तो वो भी उसके अस्थमा को वहाँ पे ट्रिगर कर सकता है। जो हमारा होता है लाफिंग, हमारा क्राइंग या हाइपर वेंटिलेशन भी अस्थमा का हमारा एक तरह से वो ट्रिगर होता है। और जो हमारा होता है वो टोबैको स्मोक और वायरल इन्फेक्शन भी हमारे अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में अगर आपको जो यहाँ पे ऑप्शन इंक्लूडेड हैं उनके अलावा भी ऑप्शंस दिखते हैं तो आप इनमें से उसको चूज कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कॉजेज एन अस्थमा अटैक? इनमें से कौन सा अस्थमा अटैक को कॉज कर सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा द एलर्जेंस आर द फ्लू, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्मोक, तीसरा ऑप्शन है हमारा एक्सरसाइज, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो इसके पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा एक्सरसाइज होता है वो हमारे अस्थमा अटैक को कॉज कर सकता है, उसके लिए वो ट्रिगर होता है। अगर हम स्मोक के बारे में भी बात करते हैं तो वो भी हमारे अस्थमा के अटैक को ट्रिगर कर सकता है। और जो हमारे फ्लू होते हैं, हमारे एलर्जेंस होते हैं, वो भी हमारे अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द वो कॉमन अस्थमा वो ट्रिगर्स के बारे में, तो जो हमारे होते हैं एलर्जेंस होते हैं, लाइक ट्री हो गया, हमारा पोलन हो गया,
जो हमारे होते हैं एनिमल, वो डेंडर्स होते हैं, कॉकरोच वगैरह, ये सब चीज़ें अस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं। जो हमारे होते हैं एयर जो इरिटेंट होते हैं, स्मोक हो गया, हमारा केमिकल फ्यूम हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर हो गया, ये भी अस्थमा को जो वो ट्रिगर करता है। जो हमारे होते हैं इलनेस कुछ हैं, लाइक फ्लू हो गया, प्लस साइनस इन्फेक्शन हो गया, या जो हमारा होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, वो भी हमारे अस्थमा को कॉज कर सकता है। एक्सरसाइज भी हमारे अस्थमा को कॉज कर सकता है। एक्सट्रीम अगर एक तरह से वेदर कंडीशन है तो वो भी अस्थमा को एक तरह से कॉज कर सकती है। जो हमारा कोल्ड होता है वो भी अस्थमा को एक तरह से अफेक्ट करता है। जो हमारे अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, वो जब एक तरह से वो ठंडी का सीजन आता है तो उनके लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और जो हमारा होता है स्ट्रांग मतलब इमोशंस होते हैं, लाइक हमारा लाफिंग हो गया, हमारा क्राइंग हो गया, ये सब चीज़ें भी हमारे अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द बॉडी पुअर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिस्क्राइब। जो हमारा होता है एक तरह से बॉडी का पुअर एक्सचेंज ऑक्सीजन और वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, वो इनमें से किसको डिस्क्राइब करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी फेल्योर, दूसरा ऑप्शन है हमारा द मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा एलर्जी रिलेटेड अस्थमा, और अंतिम ऑप्शन है हमारा एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द पुअर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वो डिस्क्राइब करता है रेस्पिरेटरी फेल्योर को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, रेस्पिरेटरी फेल्योर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा लंग है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। वो जो एक तरह से ऑक्सीजन है उसको प्रॉपरली ब्लड में एक्सचेंज वो नहीं करता है, और जो हमारे होते हैं अलग अलग वो टिश्यू, वहाँ से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसको भी वो प्रॉपरली एक्सपेल नहीं कर पाता है, बॉडी से नहीं निकाल पाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग रेस्पिरेटरी फेल्योर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। What is the value that is measured by the spirometer? जो हमारा स्पायरोमीटर होता है उससे हम इनमें से कौन सी वैल्यू को मेजर करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और अंतिम ऑप्शन है हमारा फोर्थ एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द स्पायरोमीटर तो वो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को मेजर करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, फोल्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को हमारा स्पायरोमीटर मेजर करता है। जो हमारा होता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, टोटल लंग कैपेसिटी होती है, और जो हमारा होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, उसको हमारा स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाता है। वो क्योंकि ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि जो हमारा एक तरह से वो लंग है उसमें जो एक्सपायरेशन के बाद में कितना वॉल्यूम एयर का रिमेन रह जाता है उसको हम प्रॉपरली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर पाते हैं। या हम कह सकते हैं जो हमारा होता है वो रेजिडुअल कैपेसिटी है या वॉल्यूम है या टोटल लंग कैपेसिटी है, उसको हम लोग प्रॉपरली स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कभी कर पाते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। What drug therapy should be available to all asthma patient, intermittent and persistent? तो जो हमारे होते हैं एक तरह से इंटरमिटेंट और जो हमारे होते हैं परसिस्टेंट अस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनके लिए इनमें से कौन सी जो थेरेपी है वो अवेलेबल है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लो डोज आईसीएस, दूसरा ऑप्शन है हमारा PRN SABA, और तीसरा ऑप्शन है हमारा LABA, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं अस्थमा के पेशेंट, उनके लिए इनमें से कौन सी थेरेपी अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, PRN SABA। जो हमारा SABA होता है ये हमारा होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को हम लोग SABA कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following does not cause air narrowing in an asthma attack? जब हमारा अस्थमा का अटैक होता है तो इनमें से कौन हमारे जो हमारा होता है एयरवे उसको नैरो नहीं करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे,
दूसरा ऑप्शन है हमारा द म्यूकस हाइपर सिक्रीशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा द एयरवेज इडिमा और अंतिम ऑप्शन है हमारा ब्रोंको स्पाज्म। तो अगर हम बात करते हैं कि जब हमारा अस्थमा का अटैक होता है तो जो ये हमारे ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा हमारे जो एयरवे हैं, जो हमारे हवा का रास्ता होता है, उसको नैरो नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, डिस्ट्रक्शन ऑफ द जो हमारा एयरवे होता है वो हमारे अस्थमा के अटैक के टाइम पे हमारे एयरवे को नैरो नहीं करता है। जो इसमें होता है हमारा म्यूकस का हाइपर सिक्रीशन होता है वो भी हमारे एयरवे को नैरो कर देता है। जो हमारा एयरवे का होता है इडिमा वो भी हमारे एयरवे को यहाँ पे नैरो कर देता है, और जो हमारा ब्रोंकोस्पाज्म है वो भी हमारे एयरवे को वो नैरो कर देता है एट द टाइम ऑफ द अस्थमा अटैक। बट जो हमारा होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे, ये हमारे जो एयरवे हैं उनको नैरो नहीं करता है, उनका डिस्ट्रक्शन करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द COPD वो डिफर्स फ्रॉम द अस्थमा इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। जो हमारा होता है CO मतलब PD होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो हमारी होती है वो हमारे अस्थमा से एक तरह से किस तरह से डिफर होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पार्शियल रिवर्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एट द रेस्ट। दूसरा ऑप्शन है हमारा द एयरवे इन्फ्लेमेशन विद मेनी इस्नोफिल्स रेंडर COPD हाईली वो रिस्पॉन्सिव टू द इनहेल्ड स्टेरॉइड। तीसरा ऑप्शन है हमारा द COPD अनलाइक अस्थमा इज लार्जली प्रिवेंटेबल। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, और अंतिम ऑप्शन है हमारा A एंड C। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है COPD होता है वो हमारे अस्थमा से किस तरह से अलग होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द E, A एंड C। हाँ, तो जो हमारा COPD होता है वो एक तरह से उसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं मतलब बाय द वो पार्शियल रिवर्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन एट द रेस्ट, और इसको हम लोग एक तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं दैट इज द वो COPD अनलाइक अस्थमा इज लार्जली प्रिवेंटेबल। तो जो हमारा होता है COPD उसको हम लोग आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये एक तरह का वो रिवर्सिबल होता है। इसको हम लोग आराम से रेस्ट करके इसको हम लोग जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द E, A एंड C। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन द absence of the complicating bacterial infection which of the following is most appropriate approach to treat the acute bronchitis। तो अगर जो हमारा है acute bronchitis है वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम किस अप्रोच को यूज करते हैं टू ट्रीट द एक्यूट ब्रोंकाइटिस। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द वो प्रेस्क्राइबिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा ए रूटीनरी वो रिकमेंडिंग ओवर द काउंटर कफ एंड कोल्ड प्रिपरेशन। तीसरा ऑप्शन है हमारा द वो प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड सपोर्टिव केयर, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द वो डिस्करेजिंग हाइड्रेशन एंड बेड रेस्ट। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। जो हमारे होते हैं रूटीन कफ सिरप्स होते हैं, कोल्ड प्रिपरेशन होते हैं, उनको भी हम वहाँ पे प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे। हम जो हमारे पेशेंट हैं उसको वहाँ पे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और उसको एक तरह से उसका सपोर्टिव केयर हम वहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द C, द प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड सपोर्टिव केयर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्रोंकियोलाइटिस। तो जो हमारा ब्रोंकियोलाइटिस होता है उसका हमारा मोस्ट कॉमन कॉज इसमें से कौन सा होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस। दूसरा ऑप्शन है हमारा द पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तीसरा ऑप्शन है हमारा माइकोप्लाज्मा, और अंतिम ऑप्शन है हमारा एडिनो वायरस। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा
होता है ब्रोंकियोलाइटिस होता है, उसका इसमें से मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, वो रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जो हमारा होता है वो यहाँ पे एक इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग सिंसिउल भी एक तरह से कहते हैं, और इसको हम लोग RSV से इंडिकेट करते हैं। और ये एक हमारा ऐसा वायरस होता है जो अंदर माइल्ड कोल्ड लाइक सिम्टम्स को क्रिएट करता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज जो हमारा ROAD होता है, उसका जो हमारा कॉमन नेम है वो क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ब्रोंकाइटिस, दूसरा ऑप्शन है हमारा विजिंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा द प्लूरल इफ्यूजन, और अंतिम ऑप्शन है हमारा अस्थमा। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्टिव एयर डिजीज के बारे में, तो इसको हम लोग कॉमनली अस्थमा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, अस्थमा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द COPD इज ऑलमोस्ट ऑलवेज कॉज्ड बाई, जो हमारा COPD होता है वो इनमें से किसके द्वारा अधिकतर कॉज होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द पोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा डस्ट, तीसरा ऑप्शन है स्मोक, और अंतिम ऑप्शन है हमारा एक्सपोजर टू द एस्बेस्टस। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, वो उसका जो हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो हमारा स्मोकिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, स्मोकिंग। जो हमारा होता है स्मोकिंग, टोबैको स्मोकिंग होता है, वो अधिकतर हमारे COPD को डेवलप करने का और उसको क्रिएट करने का एक फैक्टर होता है। जो हमारा अस्थमा होता है वो अगर हमारा होता है एक्सपोजर टू द एयर पोल्यूटेंट, तो उस कारण से हमें अक्सर अस्थमा देखने को प्राप्त होता है। बस जो हमारा COPD है उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो हमारा अस्थमा होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, COPD इज द सेम एज द एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। जो हमारा COPD होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, क्या वो एक तरह से जो हमारा होता है एडल्ट ऑनसेट अस्थमा उससे सेम होता है? ऑप्शंस हैं, ये हमारा सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है। तो जो हमारा COPD होता है वो हमारे एडल्ट ऑनसेट अस्थमा के से सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, फॉल्स। जो हमारा COPD होता है तीन कंडीशन से रिलेटेड होता है। जो हमारा पहला है दैट इज द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा है हमारा क्रोनिक अस्थमा, और तीसरा है हमारा एम्फिजिमा। तो अगर हम बात करते हैं COPD की, तो ये हमारा एडल्ट ऑनसेट अस्थमा के से सेम नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द इस्नोफिल कैन बी फाउंड इन द COPD पेशेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लंग एंड टिश्यू, दूसरा ऑप्शन है हमारा द स्पेटम, वो तीसरा ऑप्शन है हमारा ब्लड, और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे एक तरह से COPD के पेशेंट होते हैं उनमें जो हमारा है जो इस्नोफिल वो कहाँ पे इनमें से फाउंड होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, ऑल ऑफ द एबव। जो हमारा होता है स्पुटम होता है, जो हमारे लंग के टिश्यूज होते हैं, और जो हमारा ब्लड है, वहाँ तीनों प्लेस पे हमें इस्नोफिल देखने को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द बेस्ट टेस्ट फॉर द COPD इज द वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कॉल्ड स्पायरोमीटर। ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर हम बात करते हैं वो COPD के बारे में, तो जो हमारा स्पायरोमीटर होता है, क्या हम उसको यूज करते हैं या उसका वो बेस्ट टेस्ट होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ट्रू। जो हमारा होता है स्पायरोमीटर होता है, ये एक तरह की स्मॉल एक तरह से मशीन होती है जो कि हमारे लंग की जो कैपेसिटी है उसको टेस्ट करने का काम करती है, और ये हमें एक तरह से जो इमीडिएटली इस चीज़ को हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो हमारा है पेशेंट उसको क्या एक तरह से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है कि नहीं, उसको चेक करने का ये एक काफ़ी अच्छा मेथड होता है, अच्छा इक्विपमेंट होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द वो मेडिकली स्पीकिंग द ब्रीथलेसनेस आर द बीइंग शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ इज कॉल्ड। जो हमारा होता है ब्रीथलेसनेस होता है, या जो हमारे ब्रीथ अगर शॉर्ट हो जाती है तो उसको हम लोग जो हमारा होता है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी उसमें हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डिस्पनिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा अस्थमा, तीसरा ऑप्शन है हमारा ब्रोंकाइटिस, और अंतिम
अंतिम ऑप्शन है हमारा विंडेड। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मेडिकल टर्म जिसमें जो हमारा होता है ब्रीद वो अगर शॉर्ट हो जा रही है या हमें अच्छे से ब्रीद नहीं आ रही है तो उसको हम लोग डिस्पनिया कहते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए डिस्पनिया। तो जो हमारा होता है डिस्पनिया, इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्रीद होती है वो एक तरह से काफ़ी डिफ़िकल्ट और लेबोरियस हो जाती है और इस कंडीशन को हम लोग डिस्पनिया कहते हैं। और ये एक तरह से काफ़ी वो सीरियस हमारे वो लंग और हार्ट और एयरवे की डिजीज को इंडिकेट करता है और ये एक तरह का वो सिग्निफिकेंट सिम्टम होता है हमारे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए डिस्पनिया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इज इट पॉसिबल टू हैव बोथ अस्थमा एंड सीओपीडी? ऑप्शंस देख लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं पेशेंट, क्या उनमें जो अस्थमा और वो सीओपीडी दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए ट्रू। जो हमारा होता है, जो हमारा सीओपीडी और अस्थमा है वो हमें दोनों देखने को प्राप्त हो सकता है और अक्सर हमें ये देखने को प्राप्त होता है कि जो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर सीओपीडी है उनको उनके अंदर अस्थमा भी हमें देखने को प्राप्त होता है। बट जो हमारे हर अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमें जो कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज देखने को प्राप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए ट्रू। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी कैन बी इंक्लूडेड। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा द वो मेडिकेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं वो सीओपीडी के जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है उसमें ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी ऑल ऑफ द एबव। जो हमारा होता है एक तरह से पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन होता है, वो मेडिकेशन होता है और ऑक्सीजन वो थेरेपी जो हमारी होती है, ये सब हम अपने ट्रीटमेंट में प्रोवाइड करते हैं सीओपीडी के पेशेंट में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाउ इज सीओपीडी ट्रीटेड? जो हमारा सीओपीडी है उसको हम लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ब्रोंकोडाइलेटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा द इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तीसरा ऑप्शन है हमारा द सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम सीओपीडी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग ब्रोंकोडाइलेटर भी यूज़ करते हैं, जो हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैं उनको भी हम वहाँ पे करते हैं, इनहेल करते हैं और वहाँ पे हमें अगर रिक्वायरमेंट होती है तो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन को भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी ऑल ऑफ द एबव। जो हमारे ब्रोंकोडाइलेटर हैं, जो हमारा होता है इनहेल स्टेरॉइड होता है और जो हमारा होता है वो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन होता है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टू ट्रीट द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ब्लैंक द फेल्योर इज कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन फ्लो। जो हमारा होता है यूरिन फ्लो अगर उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें रुकावट हो रहा है, तो वो किस तरह के फेल्योर को कॉज करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा प्री रीनल, दूसरा ऑप्शन है हमारा द इंट्रा रीनल और तीसरा ऑप्शन है हमारा पोस्ट रीनल और अंतिम ऑप्शन है हमारा पेरी रीनल। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फेल्योर कॉज्ड बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन फ्लो, तो उसको हम लोग पोस्ट रीनल फेल्योर कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, पोस्ट रीनल फेल्योर इज caused by the obstruction of the urine flow। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द कॉमन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ द क्रोनिक किडनी डिजीज इंक्लूड। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द इंक्रीज्ड यूरिनेशन एट द नाइट, दूसरा ऑप्शन है हमारा द लॉस ऑफ एपेटाइट, तीसरा ऑप्शन है हमारा द स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट और अंतिम ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द क्रोनिक किडनी डिजीज के बारे में तो उसके नॉन स्पेसिफिक जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो हमारे ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी ऑल ऑफ द एबव। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है वो किडनी
की जो हमारी डिजीज़ है उसके हमारे क्या सिम्टम्स होते हैं, नॉन स्पेसिफिक हमारे सिम्टम्स होते हैं, जो हमारा वो थकावट होता है, कमजोरी होता है, वो ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, एक तरह से वो सोने में दिक्कत होती है, जो हमारी स्किन है उसमें जो है इचिंग आता है, जो एक तरह से बार बार जो है यूरिनेट वो करने की इच्छा होती है, अगर हमारे एक तरह से यूरिन में ब्लड आ रहा है उसमें उसमें एक तरह से फोम क्रिएट हो रहा है, आंखों के आसपास वो पफीनेस हो जा रही है, या जो हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट है, और जो हमारे होते हैं एंकल्स होते हैं और फीट होते हैं वहाँ पे अगर स्वेलिंग हो रही है, तो ये सब हमारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं रीनल डिजीज के। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वहाँ पे इनमें से क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्टोन इन द किडनी, दूसरा ऑप्शन है हमारा द रिडक्शन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तीसरा ऑप्शन है हमारा द इन्फ्लामेशन इन द ग्लोमेरुलस, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द प्लाज्मा प्रोटीन पास थ्रू द डैमेज ग्लोमेरुलाइट टू द फिल्ट्रेट। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, द प्लाज्मा प्रोटीन पास थ्रू द डैमेज ग्लोमेरुलाइट टू द फिल्ट्रेट। जो हमारा होता है प्लाज्मा मतलब प्रोटीन, वो हमें एक तरह से बेसिकली यूरिन में अपने देखने को प्राप्त होता है इन द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ द रीनल कैलकुलाई। जो हमारा रीनल कैलकुलाई होता है उनमें से इसका कौन सा कॉज होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लैक ऑफ वाटर, दूसरा ऑप्शन है हमारा ओबेसिटी, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्मोकिंग, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द रीनल कैलकुलाई का, तो इसको हम लोग जो हमारे एक तरह से किडनी वगैरह में स्टोन हो जाता है उसको हम लोग रीनल कैलकुलाई बोलते हैं, और ये अधिकतर लैक ऑफ वाटर के कारण हमें देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, लैक ऑफ द वाटर। जो हमारे वो किडनी के स्टोन्स होते हैं दे आर कॉल्ड द रीनल कैलकुलाई, और इसमें जो हमारा होता है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट, उसके हमारे स्टोन हमारे किडनी में देखने को प्राप्त होते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज हमारा होता है वो अगर हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर फ्लूइड नहीं है, लैक ऑफ वाटर के कारण अक्सर जो हमारा होता है ऑक्सलेट और जो हमारे वो कैल्शियम है उनके क्रिस्टल हमें अपने किडनी के अंदर देखने को प्राप्त होते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। मैच द फॉलोइंग कॉजेज विद इट्स डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे जो हमारा ए है और जो हमारे 1 2 3 हैं, ए और बी और सी डी है, इनको आपस में हमें यहाँ पे मैच करना है। तो अगर हम बात करते हैं वो नेफ्रोटिक वो सिंड्रोम के बारे में, तो ये अक्सर हमें जो हमारे होते हैं वो डैमेज्ड ग्लोमेरुलाई होते हैं उनके कारण हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा रीनल फेल्योर है वो अक्सर हमें डायबिटिक वो मेलिटस के कारण देखने को प्राप्त होता है। जो हमारा होता है हाइपरटेंशन हमारी किडनी में, वो हमें एक्सक्रीशन ऑफ रेनिन के कारण देखने को प्राप्त होता है। और जो हमारा रीनल कैलकुलाई है वो हमें लैक ऑफ वाटर के कारण देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा करेक्ट ऑर्डर दैट इज द A2 B1 C3 एंड D4, ये हमारा होगा। अगर हम इसको मैच करेंगे तो ये इस तरह से मैच होगा। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि जो हमारी अलग अलग वो डिसऑर्डर हैं उनके जो कॉजेज हैं उनको आप अच्छे से अगर देख लेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द रीनल फेल्योर। जब हमारा रीनल फेल्योर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा स्टोन्स इन द किडनी, दूसरा ऑप्शन है हमारा द रिडक्शन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तीसरा ऑप्शन है हमारा द इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस, और अंतिम ऑप्शन है हमारा द प्लाज्मा प्रोटीन पास थ्रू द डैमेज ग्लोमेरुलाई टू द फिल्ट्रेशन। तो अगर हम रीनल फेल्योर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होता है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, रिडक्शन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो अगर आप कमेंट बॉक्स में उनको प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।